पिछले वीडियो में हमने ना सांद्रता और उसके बाद में साम्य स्थिरांक के बारे में बात की थी कि साम्य स्थिरांक कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे डिफाइन किया जाता है, और प्रत्येक साम्य स्थिरांक की अपन एक बार कैलकुलेशन भी की थी और उनकी विमा के बारे में भी बात की थी। अब बात करते हैं हम Kp व Kc में संबंध के बारे में। ये अपना टॉपिक अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखना। इस वाले टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना अपने को। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है Kp और Kc में संबंध। Kp और Kc में क्या संबंध होता है? क्या होता है कि Kp बराबर जो है वो होता है Kc RT की पावर डेल्टा Ng। ये दोनों के बीच में एक संबंध होता है Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng। जहां पर डेल्टा Ng के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि डेल्टा Ng क्या होता है? उत्पाद के गैसीय मोल माइनस अभिकारक के गैसीय मोल। Kp क्या है? दाब के पदों में साम्य स्थिरांक। Kc क्या है? सांद्रता के पदों में साम्य स्थिरांक। T यहाँ पर है तापमान जिसको केल्विन में लेना, और R होता है रिडबर्ग नियतांक, ठीक है ना, जिसका मान होता है 8.314। अब यहाँ पर अपने से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है Kp और Kc में संबंध क्या है? कौन बड़ा है, कौन छोटा, कब कौन बराबर होंगे, ये दोनों कब बराबर होंगे? तो इन तीनों के लिए तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, जब डेल्टा Ng बराबर हो 0 तब क्या संबंध होगा। दूसरी कंडीशन है कि जब डेल्टा Ng बराबर हो पॉजिटिव तब इनके बीच में क्या संबंध होगा। और तीसरी कंडीशन है जब डेल्टा Ng बराबर हो नेगेटिव तब इनके बीच में क्या संबंध होगा। पहली कंडीशन है जिसमें डेल्टा Ng क्या है 0। जब डेल्टा Ng 0 हो तो देखो Kp बराबर Kc RT। डेल्टा Ng क्या है 0 है तो RT की घात क्या हो गई 0, और किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान कितना हो जाता है 1, तो यहां पर हो जाएगा Kp बराबर Kc, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए Kp और Kc आपस में बराबर कब होंगे? जब उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा Ng का मान क्या है 0। एक तो ऐसे पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में डेल्टा Ng 0 हो तो Kp और Kc में क्या संबंध होगा? क्या संबंध होगा? दोनों आपस में बराबर होंगे। अब दोनों आपस में बराबर होंगे तो यहां से Kp अपॉन Kc बराबर क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना भाई। ये दोनों बराबर है और बराबर है तो हमेशा एक दूसरे से कट जाएंगे और अनुपात हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तीसरी बात अपने को एक और याद रखनी है, वो अगर आपसे पूछे कि Kp माइनस Kc बराबर क्या होगा तो क्या होगा 0, क्योंकि दोनों बराबर है ना, और जब बराबर है तो एक दूसरे में से जब आप घटाओगे तो ओवरऑल मान क्या आएगा 0 आएगा। तो ये तीनों चीजें अपने को ध्यान रखनी है। दूसरा है कि यदि डेल्टा Ng पॉजिटिव हो तो क्या संबंध होता है? Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng क्या है पॉजिटिव, ठीक है, तो RT की घात धनात्मक ही होगी। अब देखो इसको समझते हैं। यहां से क्या है Kp बराबर है Kc RT, यानी Kp जो है वो बराबर है किसके? इतने भाग के। यानी मैं जब Kc को RT से गुणा करता हूं ना तब ये पूरा मान इसके बराबर आ पाता है। इसका मतलब Kc जरूर क्या है छोटा है और Kp क्या है बड़ा है। तो ये अपने को ध्यान रखना कि जब डेल्टा Ng का मान धनात्मक हो तो Kp तो होगा बड़ा और Kc होगा छोटा। ये मोस्ट चीज ध्यान रखना, यानी Kp बड़ा होगा और Kc छोटा होगा। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ Kp अपॉन Kc का मान क्या होगा, तो ये मान बड़ा और ये छोटा। बड़े में जब अपन छोटी वैल्यू का भाग लगाते हैं तो मान जो है वो 1 से हमेशा क्या आएगा ज्यादा ही आएगा। क्या आएगा ज्यादा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है ये वैल्यू छोटी है तो मान हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। अगर वो आपसे पूछे कि बताओ Kc अपॉन Kp क्या होगा तो फिर अब 1 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये तो छोटा है ना भाई। इस अभिक्रिया के लिए जिसमें डेल्टा Ng धनात्मक है उसमें Kp बड़ा होता है Kc छोटा, तो Kp बड़ा होता है तो आपसे पूछे Kp अपॉन Kc, तो बड़े में छोटे का भाग लगाओगे तो 1 से मान ज्यादा आएगा, और जब छोटे में बड़े का लगाओगे तो फिर मान 1 से कम आएगा। आपसे पूछे वो इसी में मान लो ऐसे करके कि Kp माइनस Kc बराबर क्या होगा, तो ये तो बड़ा और इसमें से छोटा घटा रहे हैं तो ओवरऑल मान आएगा धनात्मक, और Kc माइनस Kp क्या है तो ओवरऑल मान आएगा ऋणात्मक। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा मोस्ट ये है अपने, ये ध्यान रखना कि जब डेल्टा Ng धनात्मक हो तो Kp ज्यादा होगा Kc कम होगा, Kp बड़ा होगा Kc से। ये अपने को याद रखना है।
अगली बात करते हैं डेल्टा एन जी नेगेटिव, और यदि डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा तो अब केपी होगा छोटा और केसी होगा बड़ा। ठीक है, डेल्टा एन जी 0 तो दोनों बराबर, और इसमें ये तीनों कंडीशन अपने को याद रखनी है, यहाँ तीनों पूछे जा सकते हैं। इस वाले में केवल ये पूछी जाएगी, ध्यान रखना, ये इतनी कोई खास नहीं है अपने के लिए। और इस वाले में भी ये वाली कंडीशन याद रखनी है कि जब डेल्टा एन जी नेगेटिव हो तो कौन बड़ा होता है, केसी, और जब पॉजिटिव हो तो कौन बड़ा होता है, केपी। ठीक है, इसके लिए भी वो एक मान हो जाएगा। मान लो अगर मैं इसके लिए निकालूं केसी अपॉन केपी, तो केसी बड़ा है केपी छोटा है, तो फिर मान 1 से बड़ा आएगा। अगर मैं निकालूं केपी अपॉन केसी तो फिर मान 1 से कम आ जाएगा। ये तो अपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपने को, केसी और केपी में क्या संबंध होता है, ये वाली चीज अपने को याद रखनी है। और यहाँ पर अपने को डेल्टा एन जी निकालना आना चाहिए, बस डेल्टा एन जी निकालते अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है मेरा कि निम्न में से किस रिएक्शन में, क्वेश्चन है ना, किस रिएक्शन में Kp बराबर होगा Kc होगा। अब Kp Kc के बराबर कब होता है, जब डेल्टा Ng का मान क्या हो, शून्य हो, 0। कुछ एग्जांपल ले रखे हैं मैंने, पहला ले लिया C+O2 = CO2, दूसरा है H2 + I2 = 2HI, तीसरा है N2 + O2, ये वाला है PCl5 = PCl3 + Cl। और फोर्थ में ले लेता हूं फर्स्ट व सेकंड दोनों। ठीक है, देखते हैं। देखो इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एन निकालो। डेल्टा एन, उत्पाद का मोल कितना, 1 है। अभिकारक का, ये तो ठोस है, कार्बन सॉलिड होता है ठोस। ठीक है, तो उत्पाद के गैसीय मोल 1 है, और अभिकारक इसका तो लेना ही नहीं, इसका लेना कितने, 1 है। तो उत्पाद माइनस अभिकारक बराबर क्या आ जाएगा, 0। डेल्टा एन 0 आ गया, और अगर 0 आ गया तो केपी का मान केसी के बराबर होगा इसके लिए देखते हैं डेल्टा एन जी। इसमें बताओ उत्पाद के मोल कितने हैं, 2 है, माइनस अभिकारक, ये भी गैस है ये भी गैस है, तो एक तो गैस का एक वो गैस का, तो अभिकारक के कुल कितने हो गए, 2, तो 2 - 2 = 0। यहाँ पे डेल्टा एन जी 0 आ गया, तो इसके लिए भी केपी और केसी का मान बराबर होगा। इसके लिए डेल्टा एन जी निकालो। डेल्टा एन जी उत्पाद का देखो 1 और 1 2, उत्पाद के 2 हो गए, माइनस अभिकारक का गैस मोल कितना है, 1 है, तो 2 - 1 = 1। यहाँ डेल्टा एन जी 0 नहीं आ रहा, और अगर डेल्टा एन जी 0 नहीं आ रहा तो केपी और केसी बराबर नहीं होंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 4। अब इसके लिए तो देखो इस वाली अभिक्रिया के लिए डेल्टा एन जी क्या है, धनात्मक है ना, और अगर धनात्मक आएगा तो इस अभिक्रिया के लिए बताओ क्या संबंध होगा, केपी बड़ा होगा और केसी छोटा होगा। तो जिस भी अभिक्रिया के लिए धनात्मक आ जाए ना मान, वो 1 2 कुछ भी हो, बस प्लस होना चाहिए, धनात्मक मान होना चाहिए, तो उसके लिए केपी बड़ा होगा केसी छोटा। और अगर मान ऋणात्मक आ जाए तो फिर केसी छोटा और केपी केपी छोटा और केसी क्या हो जाएगा, बड़ा। जैसे मान लो एक अभिक्रिया N2 + 3H2 = 2NH3, ये रासायनिक अभिक्रिया। इसके लिए मान लो केपी और केसी में क्या संबंध है वो देखना है, तो इसके लिए डेल्टा एन जी निकालो। बताओ डेल्टा एन जी, उत्पाद कितना है, मोल, गैसीय मोल 2 है, माइनस अभिकारक के कितने हैं, 3 और 1 4, तो 2 - 4 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब देखो डेल्टा एन जी का मान ऋणात्मक आ गया ना, और अगर ऋणात्मक आ गया तो उस अभिक्रिया के लिए केपी छोटा और केसी बड़ा। तो यहाँ इस अभिक्रिया के लिए केपी और केसी में ये वाला संबंध होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए वो आपसे क्वेश्चन करेंगे क्या संबंध होगा, तो बस संबंध निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, डेल्टा एन जी निकालना है। डेल्टा एन जी 0 आ गया तो बराबर, डेल्टा एन जी धनात्मक आ गया तो केपी बड़ा केसी छोटा, और अगर ऋणात्मक आ गया तो केसी बड़ा और फिर केपी छोटा हो जाएगा। इस प्रकार की क्वेश्चन अपने से यहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि एक रिएक्शन है, ठीक है, H2 + I2 = 2HI के लिए उसने दिया के लिए Kp Kc
Kc बराबर दिया उसने 49 दे दिया, तो Kp का मान होगा, है ना। इस अभिक्रिया के लिए उसने क्या दिया, Kc दिया और अपने से पूछ रहा है Kp का मान। अपने को पता है Kp का पूछ रहा है, तो बताओ संबंध क्या होता है, Kp बराबर Kc RT की घात डेल्टा Ng। अब सबसे पहले अपने को डेल्टा Ng निकालना है, इसके लिए निकालो डेल्टा Ng। डेल्टा Ng बराबर उत्पाद के गैसीय मोल कितने हैं, 2 माइनस अभिकारक के कितने, 1 और 1 2, तो 2 - 2 बराबर 0। डेल्टा Ng 0 आ गया, तो Kp बराबर Kc का मान कितना दिया उसने, 49 रख दो, Kc की जगह रख दिया 49, RT ऐसे कैसे और घात 0, RT की घात 0 हो गई, मतलब मान कितना हो गया 1, तो यहाँ से Kp बराबर क्या गया, 49 आ गया। समझाए ना बात। तो जिस अभिक्रिया के लिए भी डेल्टा Ng 0 होगा ना, उसके लिए अपने को वैसे भी पता है Kc और Kp क्या होते हैं, बराबर, तो बराबर ही होंगे। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि किस अभिक्रिया के लिए Kp और Kc, मान लो वो बोल दे क्वेश्चन कि एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए Kc का मान 49 है, तो उसके लिए Kp का मान भी 49 होगा। कौन सी अभिक्रिया, वो होगी जिसके लिए डेल्टा Ng का मान 0 होगा। कोई जरूरी नहीं यही हो, वो सभी होगी जिसके लिए डेल्टा Ng का मान क्या होगा, 0। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। अब बात करते हैं साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें सबसे पहला आता है अपने पास तापमान। तापमान जो है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को प्रभावित करता है। अब तापमान जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को तो प्रभावित करता है, लेकिन किस प्रकार प्रभावित करता है, देखो अपने पास रासायनिक अभिक्रिया होती है 2 प्रकार की, एक है ऊष्मा शोषी और एक होती है ऊष्मा शेपी। एक तो होती है ऊष्मा शोषी और एक होती है ऊष्मा शेपी। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऊष्मा शोषी के लिए। देखो मैंने शुरू में बेटा आपको समझाया था कि K बराबर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया का संपूर्ण साम्य स्थिरांक K होता है, और K बराबर होता है K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। क्या होता है, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। आपको ये ध्यान रखना, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया में अगर आप तापमान को बढ़ाओगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए अगर आप तापमान को बढ़ाओगे ना, तो K का मान बढ़ेगा। K का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये केवल उष्मा शोषी में K का मान बढ़ेगा। अब जब K का मान बढ़ेगा तो बताओ K फॉरवर्ड इसके क्या है, समानुपाती है, तो K फॉरवर्ड का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। जबकि K बैकवर्ड K क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो K बैकवर्ड का मान घटेगा। तो उष्मा शोषी में तापमान बढ़ाओगे तो K बढ़ेगा, K बढ़ेगा, और K बढ़ेगा तो K फॉरवर्ड तो बढ़ेगा क्योंकि वो समानुपाती है, लेकिन K बैकवर्ड घट जाएगा। अगर उष्मा शोषी में आप तापमान को क्या करो, घटाओ, तो फिर K भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये तापमान के समानुपाती है। और जब K घटेगा तो K फॉरवर्ड तो घटेगा और K बैकवर्ड बढ़ेगा। तो उष्मा शोषी में जो K है वो तापमान के समानुपाती है, तापमान बढ़ाओ तो K बढ़ेगा, तापमान घटाओ तो K भी घटेगा। लेकिन बात करते हैं उष्मा शेपी। उष्मा शेपी के लिए वही बात है, K बराबर फॉर्मूला क्या होता है, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। अब देखो उष्मा शेपी में अगर तुमने तापमान को बढ़ा दिया तो फिर K घटेगा, ध्यान रखना। उष्मा शेपी में उल्टा होता है, तापमान बढ़ाए तो K घटेगा, और अगर ये घटेगा तो फिर बताओ K घटेगा तो बताओ K फॉरवर्ड घटेगा, समानुपाती है ना, K बैकवर्ड घटेगा। और अगर उष्मा शेपी में आप तापमान को घटा रहे हो तो फिर K बढ़ेगा, और K बढ़ेगा तो फिर K फॉरवर्ड तो बढ़ेगा बट K बैकवर्ड घट जाएगा। इस प्रकार से एक दूसरे को रिलेट करते हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, प्रभावित करते हैं एक दूसरे को ना। तो पहला तो कारक हो गया अपना तापमान। तापमान में अपने को पता रखना कि अभिक्रिया कौन सी है, उष्मा शोषी या उष्मा शेपी। शोषी है तो तापमान बढ़ाओगे तो K बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा, समानुपाती।
और ऊष्माक्षेपी में उल्टा है, तापमान बढ़ाओगे तो K घटेगा और घटाओगे तो तापमान घटाओगे तो फिर K बढ़ जाएगा, उल्टा है ऊष्माक्षेपी में। दूसरा कारक होता है और वो है अभिक्रिया को लिखने का तरीका। अभिक्रिया को लिखने के तरीके पर भी जो रासायनिक अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक वो बदल जाता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ से देखो 3 है अपने पास स्टेप, तीनों की बात करते हैं। सबसे पहला, किसी रिएक्शन को X से गुणा करने पर कोई भी अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया को मान लो X कोई चर मान है, कोई चर वैल्यू है, उससे गुणा कर दे तो फिर साम्य स्थिरांक कैसे बदलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। मैंने एक अभिक्रिया ली है A इक्वल्स टू B, एक अभिक्रिया जिसमें A अभिक्रिया करके B बना रहा है, और इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए मैं मान लेता हूं साम्य स्थिरांक K। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक K है। अब वो बोल रहा भाई एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें A से B बन रहा है और इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक K है। अब मैंने इस अभिक्रिया को क्या किया, X से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगी XA इक्वल्स टू XB, और इसके लिए साम्य स्थिरांक में मान लेता हूं K डैश है, तो K डैश बराबर क्या हो जाएगा, K की घात X। ये समझ नहीं आया, फिर से समझ लो। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया को X से गुणा कर दे तो फिर साम्य स्थिरांक कैसे बदलता है। एक रासायनिक अभिक्रिया थी जिसमें A अभिक्रिया करके बना रहा B, और इस अभिक्रिया के लिए मैंने माना है साम्य स्थिरांक का K। अब मैंने इसको क्या कर दिया, X से गुणा कर दिया, इसको X से गुणा करोगे तो ये X से हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा XB, और इसके लिए अपने को साम्य स्थिरांक ज्ञात करना है, तो मैं मान लेता हूं K डैश, तो K डैश बराबर क्या हो जाएगा, K की घात X। यानी किसी भी अभिक्रिया को X से गुणा करोगे ना तो बनने वाली जो नई अभिक्रिया उस रासायनिक अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक पहले वाली अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक की X घात के बराबर होगा। समझ आई बात। ठीक है, जैसे एक उदाहरण, इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मैंने एक अभिक्रिया ली है H2 प्लस I2 इक्वल्स टू 2HI, ठीक है ना, के लिए, ठीक है, KC या बोल दो के लिए साम्य स्थिरांक का मान 7 है, तो है ना, इस अभिक्रिया के लिए, इस वाली अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान है 7, तो 2H2 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 2HI के लिए साम्य स्थिरांक होगा। इसके लिए साम्य स्थिरांक अपने को पता लगाना है। देखो ये सब अभिक्रिया की बात करते हैं, ये वाली अभिक्रिया है ना, इस वाले अभिक्रिया को देखो, और एक बार इसको देखते हैं। इस अभिक्रिया को मैंने इसी अभिक्रिया से प्राप्त किया। मैं यदि ये वाली अभिक्रिया ना, ये वाली अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को 2 से गुणा कर दूं, इसको मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 से गुणा करते ये 2H2 हो जाएगा, ये 2I2 और ये क्या हो जाएगा 4HI। तो इससे ये सॉरी यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ पर। तो बताओ इस अभिक्रिया से ये कब बनी, जब मैंने इस अभिक्रिया को क्या किया 2 से गुणा। कितने से गुणा, 2 से गुणा। अब बताओ इसको मैंने 2 से गुणा किया तो बनने वाली नई अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, इसका साम्य स्थिरांक मैं मान लेता हूं K डैश बराबर क्या होता है बताओ, K की घात X, यही होता ना K क्या था, पहले वाले का साम्य स्थिरांक, और पहले वाले का साम्य स्थिरांक कितना है 7। X क्या है, X वो मान है जिससे गुणा किया गया है, तो बताओ इसको किससे गुणा किया गया था 2 से, तो 7 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 49, ये अपना आंसर है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि बाद वाली अभिक्रिया जो ना, बाद वाली अभिक्रिया वो इस वाली अभिक्रिया को कितने से गुणा करने पर मिली, इस वाली अभिक्रिया को पहले वाली अभिक्रिया को कितने से गुणा करने पर ये मिली, पहले पता लगा लेंगे। ठीक है ना, जितने से गुणा करोगे वो क्या हो जाएगा X,
इसका साम्य स्थिरांक दिया हुआ होगा ही, ठीक है, उसके अपने को वो x घात लगानी है और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगली बात है, मान लो किसी रासायनिक अभिक्रिया को x से विभाजित कर दिया जाए, और अगर विभाजित कर दिया जाए तो फिर साम्य स्थिरांक किस प्रकार प्रभावित होगा, ये देखिए। मान लो एक रासायनिक अभिक्रिया थी A=B, इसका साम्य स्थिरांक है K। अब एक रासायनिक अभिक्रिया है ये वाली 1/x, ये नई अभिक्रिया। इस वाली अभिक्रिया से मेरे को ये अभिक्रिया थी, और इस वाली अभिक्रिया से ये वाली अभिक्रिया, इसके लिए मेरे को साम्य स्थिरांक ज्ञात करना है K' बराबर K। बताओ इससे ये कैसे मिलेगी, जब मैं इस अभिक्रिया में x का भाग लगा दूं, इस अभिक्रिया में x का भाग लगाओगे तभी तो ये मिलेगी, और भाग लगा दिया तो अब बताओ इसका साम्य स्थिरांक K' क्या हो जाएगा, K की घात 1/x। बस यदि गुणा करते हो तो नई अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक पहले वाले के साम्य स्थिरांक का x घात होगा, और यदि भाग लगाते हो तो नई अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक पहले वाले का 1/x होगा, भाग लगाने पर 1/x हो जाएगा घात। ठीक है, इसको भी क्वेश्चन के तौर पर हम समझते हैं। क्वेश्चन ये ले लें अपन कि 2HI I2 प्लस H2 प्लस I2, 2HI इक्वल्स टू H2 प्लस I2 के लिए साम्य स्थिरांक का मान 36 है, तो HI इक्वल्स टू हाफ H2 प्लस हाफ I2 का होगा, है ना। इसका अपने को पता लगाना है, हाफ H2 प्लस हाफ I2 का, इसका साम्य स्थिरांक पता लगाना। ये नहीं, ये भी क्रिया और ये पहले वाली है। बताओ इस अभिक्रिया से ये कैसे प्राप्त हुई, अगर मैं इस अभिक्रिया में 2 का भाग लगा दूं, भाग लगाओ 2 कट गया ना, तो 2 का भाग लगाते ये HI हो गया, ये H1/2 H2 हो गया, ये 1/2 I2 हो गया, यानी ये अभिक्रिया जो है वो इससे कैसे मिली, 2 का भाग लगाने पर। और जब भाग लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, K की घात 1/x। x क्या है, वो मान जिससे भाग लगाया गया। तो पहले वाली अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कितना था, 36 और 1/2। समझे ये बात, 2 का भाग लगाया ना तो 1/2, यानी 36 का क्या आ जाएगा, रूट। ठीक है, तो 36 का रूट क्या होता है, 6, तो ये अपना आंसर आ गया 6। इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी अभिक्रिया को x से गुणा कर रहे हो तो गुणा करने पर तो नई अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक होगा पहले वाले के साम्य स्थिरांक की x घात की, और भाग लगा रहे हो तो 1/x घात की। अब तीसरी बात है, कोई 2 अभिक्रियाओं को अगर अपन जोड़ दे तो अभिक्रियाओं के योग की बात करते हैं। रिएक्शन का योग करने पर, ठीक है ना, जोड़ने पर कैसे, जैसे एक अभी एग्जांपल ले लेते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया 2A प्लस B इक्वल्स टू C प्लस D, इसमें मैंने जोड़ दिया C प्लस B इक्वल्स टू E। ये 2 अभिक्रिया 2A प्लस B इक्वल्स टू C प्लस D और C प्लस D इक्वल्स टू E। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए मैं साम्य स्थिरांक मान लेता हूँ K1, इसका हो गया K2, और एक रासायनिक अभिक्रिया है अपने पास 2A प्लस 2B इक्वल्स टू E प्लस D। इसके लिए साम्य स्थिरांक जो है वो मैंने मान लिया K', और K' अपने को क्या करना है, ज्ञात करना। इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक जो है ना K', वो अपने को क्या करना, ज्ञात करना है। चलो देखो कैसे ज्ञात करेंगे।
पहली बात ये अभिक्रिया जो है वो इन दोनों अभिक्रियाओं से कैसे मिली। देखो मैं इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ रहा हूं, जोड़ोगे तो C से C कट गया, इधर अभिकारक से उत्पाद करता दूसरी अभिक्रिया का, ध्यान रखना एक अभिक्रिया का अभिकारक दूसरी वाली अभिक्रिया के उत्पाद से कट जाता है और दूसरी अभिक्रिया का अभिकारक उस वाली अभिक्रिया के उत्पाद से कट जाता है। ऐसा नहीं इधर वाला इससे काट दो, ऐसे नहीं होता हमेशा, इस वाला इससे कटेगा और ये वाला इधर से कटेगा। तो एक C से C कट गया, इधर E है, इधर E है ही नहीं, इधर B है, इधर B है ही नहीं, तो इधर क्या बच गया 2A 2A, B और B 2B 2B, इधर C तो गया ही, एक तो बच गया E और एक बच गया D, तो इन दोनों को जोड़ने से ये मिलेगी नहीं। और अगर मान लो कोई अभिक्रिया दो अभिक्रियाओं को आपस में जोड़ने से मिल रही है तो उस नई अभिक्रिया का जो साम्य स्थिरांक है ना K डैश, वो उन दोनों अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांकों के गुणनफल के क्या होगा बराबर, तो K डैश बराबर हो जाएगा K1 गुणा Kp। समझा रही मेरी बात। अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक 6 है, इसका 8 है, तो इसका होगा, तो इन दोनों को गुणा कर दो, K1 कितना 6, K2 कितना 8, तो 8 छिका 48, ये इतना आंसर आ गया। समझ आ रही बात, ऐसे अपना हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा साम्य स्थिरांक तथा वियोजन में संबंध के बारे में। साम्य स्थिरांक और वियोजन में संबंध के बारे में, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण। मैंने एक रासायनिक अभिक्रिया ली है जिसमें A और B आपस में मिलकर के C और D उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ स्मॉल a का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हो जाएगा, स्मॉल b का हो जाएगा, ऐसे स्मॉल c का और स्मॉल d का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हो जाएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, प्रारंभ में हमेशा अपने को कभी कभार नहीं दिया होता, अधिकतर टाइम में अपने को रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के प्रारंभिक मोल दिए हुए होंगे। अब मैं मान लेता हूं ये रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया में A की प्रारंभिक सांद्रता है A, B की भी मैं मान लेता हूं A ही है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में केवल और केवल अभिकारक होते हैं, यहाँ पर उत्पाद क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो ये है शून्य टाइम पर, या बोल दो प्रारंभ में। प्रारंभ में क्या होगा, अभिक्रिया में केवल और केवल अभिकारक होंगे जिनकी सांद्रता को मैंने A मान रखा, और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, 0 होगी। अब कुछ समय बाद में क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में से x मोल वियोजित होंगे, A का x मोल वियोजित हुआ है तो B का भी क्या होगा, x मोल ही वियोजित होगा, और यहाँ पर x मोल ही बनेंगे C के और x मोल ही बनेंगे D के। ये होगा t समय पर, या बोल दो साम्य पर। साम्य पर, ठीक है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें क्या होगा, प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता दी हुई होगी, जैसे मैंने A मान रखी है, और उत्पाद की क्या होगी, 0 होगी। अब t समय पर या बोल दो साम्य पर इन अभिकारकों में से x मोल क्या होंगे, वियोजित होंगे, और उत्पाद के x मोल बनेंगे, इसके भी x मोल बन जाएंगे। अब ये जो मोल है वो इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से क्या होंगे, गुणा होंगे। जैसे C का C से गुणा हो जाएगा, इसका हो जाएगा B से गुणा, और इसका हो जाएगा स्मॉल a से गुणा। ये वाली जो बात है वो साम्य पर होगी, और इन दोनों इन सभी को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे साम्य पर कुल मोल। ये अपने पास आ जाएगा साम्य पर कुल मोल, और यहाँ से फिर हम Kc Kp वाले इनके बारे में क्या करेंगे, संबंध ज्ञात करते रहेंगे। अब इन चीजों को समझने के लिए हम इक्वेशन के तौर पर समझते जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है। एक रासायनिक अभिक्रिया है A प्लस B इक्वल्स टू C प्लस D। एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है जिसमें A और B आपस में क्रिया करके C और D बना रहे हैं। अब उसने बोला है इस रासायनिक रिएक्शन में A व B के प्रारंभिक मोल 1 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴ 4 × 10⁻⁴
या बोल दो ए व बी कोमा सी व डी के सामने पर मोल क्रमशः 8, 4, 2, 6 है तो Kc का मान होगा। ठीक है, और ब्रैकेट में दे रखा पात्र का आयतन बराबर 1 लीटर, ये अपने को दे रखा पात्र का आयतन 1 लीटर। अब क्या करेंगे, ये जो है इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि उसने बोला सामने पर मोल। जब भी ऐसा दिया हुआ हो तो अपने को बिल्कुल सिक्योर तरीके से करना। सामने पर मोल की बात करें तो वो अपने को वियोजित होने के बाद भी मोल दे रखा। अब सामने पर मोल जो है वो एक कितने दे रखे उसने 8, बी के दिए 4, सी के दिए 2 और डी के दिए 6। ये अपने पास मोल है, जबकि अपने को ज्ञात करना है केसी। अब केसी बराबर क्या होगा, इसकी सांद्रताओं का गुणनफल अपॉन इसकी सांद्रताओं का गुणनफल, यानी सी की सांद्रता डी की सांद्रता बटा ए की सांद्रता और बी की सांद्रता। अब सांद्रता ज्ञात कैसे करते हैं, सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मोल में आयतन का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर आयतन तो मैंने 1 लीटर लिया, तो इनमें आप आयतन का भाग लगाओगे तो जो मोल है वही अपने पास यहाँ सांद्रता हो जाएगी। तो अब सी की सांद्रता कितनी है 2 है, गुणा डी की कितनी है 6 है, अपॉन ए की है 8 और बी की है 4। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 32। यहाँ से ये अपने पास क्या जाएगा आंसर। इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से ये अपना पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी वो सामने पर मोल देना, तो सामने पर मोल दे तो अपने को कुछ भी नहीं करना, बस ये ध्यान रखना जो भी मोल है उसमें आयतन का भाग लगाना है, क्योंकि सांद्रता नहीं दी। सांद्रता दे रहा है तो वो डायरेक्ट रख देंगे, और अगर मोल दे रहा है तो आयतन का भाग लगा के और सांद्रता निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम मान रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो किस प्रकार से होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, एक रासायनिक रिएक्शन है A प्लस B इक्वल्स टू C प्लस D के लिए प्रारंभ में A व B के 4,4 दोनों के 4 मोल लिए गए तथा सामने पर C व D के 2 मोल 2,2 दोनों के 2 मोल प्राप्त हुए तो Kc का मान होगा। ठीक है, इसमें क्या किया उसने, प्रारंभ में A और B का मोल दिया है, ठीक है ना, C और D का नहीं दिया। ठीक है, बोल रहा और सामने पर C और D के बोल रहा 2 मोल है, तो फिर Kc का मान क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अपने को क्या करना, सबसे पहले अभिक्रिया लिख लेनी है। उसने बोला A और B के प्रारंभ में 4 मोल लिए, तो इसके भी 4 मोल लिए प्रारंभ में, इसके भी 4, और प्रारंभ में इनके क्या होंगे 0। समझा रही बात। जब भी वो ऐसा बोले ना प्रारंभ में या ऐसे करके बाद में बोले कि सामने पर इतने, तो आपको ऐसा करना है। तो A और B के प्रारंभ में 4 मोल लिए मैंने ले लिया, और प्रारंभ में इन दोनों के 0 होंगे। अब वो बोल रहा है कि सामने पर C और D के 2 मोल बने। अब मेरे को पता नहीं क्या करना, आपको ऐसे करना। मान लो A के प्रारंभिक मोल 4 है। अब मैं मान लेता हूं कि A में से सामने पर x मोल विघटित होते हैं। कितने मोल, x मोल, तो 4 - x, तो यहां से भी x मोल ही विघटित होंगे। एक बात ध्यान देना, ये प्रारंभ के मोल है और C और D के प्रारंभ में क्या होंगे 0। अब सामने पर क्या होता है कि इसके प्रारंभ में से A में, जैसे मैंने माना था ना प्रारंभ में A है, फिर उसमें से x टूटता था, तो यहाँ प्रारंभ में 4 है। अब इसमें से मैं मान लेता हूँ कि x मोल टूटते हैं,
तो यहाँ भी प्रारंभ में वाला जो 4 है उसमें से भी x से टूटेगा, क्योंकि इन दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, बराबर। और यहाँ भी इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक इसके बराबर है, तो इसका भी x मोल बनेगा और इसका भी x मोल बनेगा। ये हो गए साम्य पर मोल, साम्य पर मोल, ये साम्य पर मोल है। अब बताओ उसने क्या बोला है कि साम्य पर C और D के दो दो मोल है, यानी साम्य पर वैसे x का C का मोल कितना है, x, इसका मतलब x का मान कितना हो गया 2, क्योंकि ये तो साम्य पर मोल है। यहां से अपने को पता चल गया कि भाई x का मान 2 है, यहां लिख लो साइड में, ठीक है। साम्य पर C का मोल बराबर क्या है, x है, और साम्य पर इसी का मोल क्या है, 2 है। इसका मतलब x बराबर क्या आ गया 2, तो जब x बराबर 2 आ जाएगा तो 4 माइनस 2, यहां से भी 4 माइनस 2, और इसका भी 2 है, इसका भी 2, तो ये कितना बच गया 2 2 2 और 2। अब यहां से अपने को निकालना है KC, ठीक है, इस प्रकार से अपने को कर लेना है। अब यहां से अपने को KC निकालना है, तो KC बराबर C की सांद्रता D की सांद्रता अपॉन A की सांद्रता और B की सांद्रता। बताओ इन दोनों की सांद्रताएं, चारों की सांद्रताएं 2 2 है। C की सांद्रता 2 थी, D की भी 2 थी, इसकी भी 2 थी, इसकी भी 2 थी, तो यहां से अपना आंसर आ जाएगा 1। इस प्रकार से करना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, इनके प्रारंभिक मोल दे और फिर बोले साम्य पर उत्पाद के अलग मोल दे, तो आपको सबसे पहले वही काम करना, प्रारंभिक मोल लिखने हैं, फिर x मोल विघटित करना और फिर इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन करना। अगला क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें A और B आपस में क्रिया करके 2C एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है कि प्रारंभ में A व B के 8,6 मोल लिए गए हैं, वह साम्य पर C के 4 मोल प्राप्त होते हैं, तो KC का मान होगा। फिर वही बात, आयतन बराबर 1 लीटर। ना देना तो भी अपने को आयतन 1 लीटर ही मानना है, जब भी वो ना दे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, वही बात है, प्रारंभ में मोल दिए फिर सामने पर दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना, प्रारंभिक मोल इनके रख देने। इसके तो कितने लिए उसने 8 मोल, इसके लिए 6 मोल, और प्रारंभ में इसका क्या होगा 0। अब इसमें से x मोल विघटित होगा माइनस x। अब इसमें से भी कितना होगा, x मोल ही विघटित होगा। क्यों, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक इसके बराबर ही है, लेकिन C का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक a से क्या है, दुगना है, तो इसका x नहीं बनेगा, कितना बनेगा 2x। ये बात ध्यान रखना भाई। मान लो आपको क्या किया, उसने प्रारंभिक मोल दिए a और b के, जो भी दिया मैंने रख दिया, और प्रारंभ में उत्पाद के क्या होते हैं 0। अब इस a में से प्रारंभिक मोल में से x मोल वियोजित होंगे, टूटेंगे, तो यहाँ इसके प्रारंभिक मोल में से भी x ही टूटेगा, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के क्या है, बराबर। लेकिन C का जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है ना, रस समीकरण गुणांक, वो 2 गुना है किसका, A का, इसलिए A में से x टूटा है तो इसका बनेगा 2x, क्योंकि 2 गुना है। अब ये जो है 2x वो क्या है, साम्य पर मोल, और साम्य पर मैंने C का मोल कितना लिया है, 4 मोल। इसका मतलब ये 2x किसके बराबर है, 4 के। तो यहां से 2x बराबर आ गया 4, तो x बराबर क्या आ गया, 4/2 बराबर 2। यहां से मैंने x का मान निकाल लिया, हमें बस अपने को x का मान ही निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 8 - 2, ये हो जाएगा 6 - 2, और ये हो जाएगा 2y × 2, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4। अब यहां से KC बराबर इसकी सांद्रता बटा इसकी सांद्रता। कैसे लिखेंगे इसके लिए, KC C की सांद्रता घात उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक बटा A की सांद्रता और B की सांद्रता। तो C की सांद्रता कितनी है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर बटा A की सांद्रता कितनी है, 6 है, और B की सांद्रता है 4, तो ये हो जाएगा 16, 6 × 4, 4 से कट गया, तो ये आ जाएगा
4/6 आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है। हाँ तो बेटा अपने को इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, इन प्रकार के क्वेश्चनों को अपना ध्यान रखना। और बाकी जो भी क्वेश्चन अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हो, फिर बाकी हम कल पढ़ेंगे।